नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लीगल विस्तार पाठशाला पर। मैं CS विपुल सेठ। आप सभी को पता है कि सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग के लिए नए नियम बना दिए हैं। ऑनलाइन गेमिंग जिसमें रुपए का आदान प्रदान होता था और जिसके कारण पता नहीं कितने ही युवा जो अपने मानसिक संतुलन को खो बैठे, जने कितने ही परिवारों ने अपने बच्चे खो दिए या अपना इकलौता कमाने वाला खो दिया, और जने कितने रुपए का कह सकते हैं कि इसमें जो है लोगों के संग वित्तीय धोखाधड़ी हो गई। जिसके बाद सरकार को लगा कि ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हमको कुछ रेगुलेशंस बनाने की जरूरत है, जिससे इस सेक्टर को प्रोहिबिट किया जा सके और इसको नियंत्रित करके नए तरीके से, नए टेक्नोलॉजी के संग और नई पॉलिसीज के संग दोबारा से इस क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाए। जिसके लिए सरकार ने एक नया एक्ट का गठन करा जिसका नाम है प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025। चलिए आज मैं इस वीडियो में आपको बताता हूं कि ऑनलाइन गेमिंग एक्ट को क्यों लाना पड़ा सरकार को और इसके क्या उद्देश्य हैं, क्या इसके लाभ हैं और इसमें क्या सजा के प्रावधान हैं। ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर करिएगा और हमारे चैनल लीगल विस्तार पाठशाला को आज ही सब्सक्राइब करिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले समझते हैं कि इस कानून को क्यों लाना पड़ा, क्यों आया यह कानून। भारत में ऑनलाइन गेमिंग तेजी से बढ़ रही थी, खासकर फैंटेसी क्रिकेट, रमी, पोकर और ड्रीम 11 जैसे बहुत सारे ऐसे गेम्स है जिनके आपने नाम भी सुने होंगे, जिनमें पैसा लगाकर खेलने जैसी सुविधाएं थी, जिसमें जो युवा था हमारा वो अगर एक बार खेलने लगता था तो पैसों का लालच उसके मन में आ जाता था और वो धीरे धीरे कर उस अंधेरी जगह पर फंसता चला जाता था और एक वित्तीय संकट में आ जाता था। जिसके बाद कई बार तो ऐसा भी हुआ कि कुछ परिवारों के बच्चों ने जो कुछ समझ नहीं पाए और उन्होंने सुसाइड कर लिया। ऐसे ही मैटर्स को रोकने के लिए इस मार्केट में अनुमानित रूप से 3.6 अरब डॉलर तक की जो है वित्तीय लेन देन होते थे, लेकिन इसके साथ ही बढ़ रहे थे क्या अत्यधिक तनाव, वित्तीय नुकसान और धोखाधड़ी, पोंजी स्कीम व मनी लॉन्ड्रिंग जैसे बड़े खतरे, जिनको सरकार ने समय रहते भांप लिया और उसने एक नए एक्ट का गठन करा जिसका नाम है प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025। तो चलिए आगे चलते हैं। सरकार ने यह फैसला लिया कि पूरे देश में एक समान ठोस नियम बनाने की आवश्यकता है जिससे सुरक्षित और जिम्मेदार गेमिंग को बढ़ावा मिले। कानून कब बना और क्या हुआ? सबसे पहले 20 अगस्त को, जैसा कि आप समझते हैं कि अगर कोई भी कानून बनता है तो उस पर लोकसभा राज्यसभा दोनों से जो है स्वीकृति लेनी होती है और उसके बाद फिर वो कॉपी प्रेसिडेंट के पास जाती है उनकी अपनी सहमति के लिए। तो यहां पर 20 अगस्त को सरकार ने लोकसभा में इस बिल को पेश करा और पेश ही नहीं करा, इसको उन्होंने वहां पर स्वीकृत करके पारित करा लिया। इसके अलावा अगले ही दिन 21 अगस्त को इस बिल को राज्यसभा में पेश करा और वहां पर भी इसको उन्होंने पारित करा लिया। जिसके बाद 22 अगस्त को इस बिल को राष्ट्रपति जी के पास भेजा गया। अनुमता कुछ समय लगता है राष्ट्रपति को भी, बट चूंकि देश के हित में था ये बिल और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे कि देश का हित में कोई भी रुकावट बने, देश को आगे जो हमारे मोदी जी का सपना है 2047 का एक विकसित भारत का, उस सपने को साकार करने के लिए ये एक्ट बहुत जरूरी था। इसलिए हमारी जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी 22 अगस्त को इस बिल पर मंजूरी दे दी और ये बिल अब बिल ना रहकर एक कानून बन गया। मतलब अब इसका एक एक्ट बन गया है और इस एक्ट के अंदर अगर अब हमें कुछ भी चीजें डालनी है तो हमें इसके लिए नियम बनाने होंगे,
समय समय पर सर्कुलर देने होंगे, समय समय पर नोटिफिकेशन जारी करने होंगे, जिससे कि इस जो एक्ट है इसका क्रियान्वयन पूर्णतः इंडिया में हो सके। राष्ट्रपति ने बिल को मंजूरी दी, यह अब कानून बन गया है। इसको हम बोलेंगे प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025। अगला कदम क्या है? अब नियमों को लागू करने के लिए अधिसूचना जारी होगी। अधिसूचना आप सभी समझते हैं कि जैसे जैसे अधिसूचना जारी होती जाएंगी वैसे वैसे नियम लागू होते जाएंगे और वो प्रभावी हो जाएंगे। यह प्रक्रिया भारत में ऑनलाइन गेमिंग के भविष्य के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ का काम करेगा, जो इसे अत्यधिक वियमित और सुरक्षित बनाएगी। अब बात करते हैं कि इस एक्ट के क्या उद्देश्य हैं और क्या लाभ हैं। सबसे पहला है ई स्पोर्ट। ई स्पोर्ट क्या समझते हैं? ई स्पोर्ट से मतलब ऑनलाइन हम जिन गेमों को खेलते हैं उन सबको हम ई स्पोर्ट्स बोलते हैं। भला से उसमें क्रिकेट हो, हॉकी हो, बैडमिंटन हो, कैरम हो, लूडो हो। ई स्पोर्ट्स और सामाजिक शैक्षिक गेम को बढ़ावा देना, मतलब गवर्नमेंट क्या चाहती है कि ई स्पोर्ट्स को प्रमोट करे। इसके अलावा गवर्नमेंट सामाजिक और शैक्षिक स्पोर्ट्स पर भी अपने तवज्जो दे रही है। शैक्षिक स्पोर्ट्स मतलब ऐसे स्पोर्ट्स जिनको खेलने पर आपका जो दिमागी स्तर है वो बढ़ेगा, जिससे आपके अंदर नॉलेज आएगी। और सामाजिक स्पोर्ट्स वो हैं जिनके द्वारा आप समाज के अंदर जिनको हम आसानी से खेल सकते हैं। भारत में इनको वैध क्षेत्र के रूप में मान्यता और समर्थन देना। दूसरा, ऑनलाइन मनी गेम्स का पूर्ण प्रतिबंध। अभी तक आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे गेम्स इंडिया में चल रहे थे, जैसे ड्रीम 11, पोकर, फैंटेसी स्पोर्ट्स, रमी, लॉटरियां, बैटिंग, जिन पर रुपए लग रहे थे। वो लालच देते थे खेलने वाले को कि आज तूने 100 रुपए लगाए और पता चला वो 500 जीत गया, फिर उसने 500 लगाए, 1000 जीत गया। और एक समय ऐसा आता था कि वो अपनी मेहनत की या अपने माँ बाप की जो सुरक्षित जो निधि थी उसको पूरी तरह से बर्बाद कर देता था इस गेम के अंदर, और वो पूरा परिवार एक वित्तीय धोखाधड़ी का शिकार हो जाता था। उपभोक्ता खिलाड़ियों की सुरक्षा, विज्ञापन और किशोरों की पहुंच पर अंकुश। मतलब सीधा सा फंडा है कि अगर अब कोई ऐसा गेम है जिसमें कोई वित्तीय लेन देन होगा या जो सट्टा और जुआ जैसा स्थिति में रहेगा, अगर उसको कोई भी खेलेगा या अगर उसका कोई भी विज्ञापन करेगा, वो भला से कोई भी फिल्म स्टार हो, भला से कोई भी क्रिकेटर हो, भला से कोई भी सेलिब्रिटी हो, या भला से कोई सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंसर हो, तो उस पर भी पाबंदी लगाई गई है इस नियम के तहत। नया नियामक प्राधिकरण, मतलब गवर्नमेंट ने एक नेशनल ऑनलाइन गेमिंग कमीशन का गठन करा है, जिसका कार्य यह होगा कि वो पूर्णतः इस एक्ट के अंदर कैसे पॉलिसीज बननी है, उनका कैसे क्रियान्वयन होना है, और अगर कहीं कोई गलतियां हुई हैं या कहीं कोई अपराध हुआ है तो उस पर किस तरीके से सजा को, प्रावधानों को लागू करना है, ये सारा इस नेशनल ऑनलाइन गेमिंग कमीशन का जो है कार्य रहेगा। इसके अलावा बात करते हैं कि लाभ क्या है। ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिलेगा। ऑनलाइन गेमिंग के द्वारा जब ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिलेगा तो चूंकि जब गेम चलेगा तो नए लोगों को नौकरी मिलेगी, प्रशिक्षण के अवसर बनेंगे, वित्तीय और मानसिक नुकसान कम होगा। अब जब गेम ऐसा होगा जिसमें जुए की लती नहीं होगी, जिसमें वित्तीय लेन देन का आदान प्रदान ही नहीं होगा, तो गेमिंग से प्रेरित तनाव और मानसिक स्वास्थ्य खतरों में कमी आएगी। मतलब जहां पैसों का आदान प्रदान नहीं होगा और उस खेल को हम खेलेंगे तो उससे कहीं ना कहीं हमारा जो है मनोरंजन होगा और हमारा जो बौद्धिक स्तर है वो भी बढ़ेगा, बट हमारा मानसिक तनाव कम हो जाएगा और कोई भी वित्तीय धोखाधड़ी हमारे साथ नहीं होगी। देश में एक नियंत्रित, सुरक्षित और पारदर्शी गेमिंग पारिस्थितिकी तंत्र बनेगा। मतलब पूरे देश में एक नियम बनेगा, उस नियम के तहत कैसे नियंत्रण करना है, कैसे सिक्योरिटी देनी है और कैसे ट्रांसपेरेंसी रखनी है, ये सारी चीजों का गठन अब इस एक्ट के द्वारा आगे क्रियान्वित होगा। तो चलते हैं वीडियो में आगे। प्रतिबंध और सजाएं। सीधी सी बात है, गवर्नमेंट ने इस स्थिति में, गवर्नमेंट का मानना यह है कि इसमें 3 तरह से इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। सबसे पहला, ऐप क्रिएटर। मैं अपनी भाषा में इसे समझा रहा हूं। ऐप क्रिएटर मैंने उसको माना है जो व्यक्ति या कोई संस्था जो गेमिंग ऐप बनाएगी या बना रही है। एक तो हो गया ऐप क्रिएटर, एक हो गया प्रमोशन करने वाला। मतलब
वो कोई भी व्यक्ति या संस्था जो इस ऐप को क्या करेगी, प्रमोट करेगी। और तीसरे हो गया कौन, जो इसमें प्लेयर है, जो खेलेगा। मतलब अगर कोई व्यक्ति या संस्था ऐप बनाती है गेम वाली जिसमें रुपयों का लेन देन होता है, तो ऐसी संस्था को 3 साल तक की तो जेल हो सकती है और 1 करोड़ तक का उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है, अगर यह निश्चित हो जाता है कि उसने ही इस ऐप को बनाया है। दूसरा, अगर इस ऐप का प्रमोशन करने के लिए कोई भी खिलाड़ी है या कोई फिल्म स्टार है या कोई सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंसर है या कोई यूट्यूबर है, तो अब उनको भी गवर्नमेंट नहीं बख्शेगी, क्योंकि अगर ऐसा पकड़ा करते हुए कोई पकड़ा गया तो उसके ऊपर जो जुर्माना है वो है 50 लाख रुपए का, तो उस पर जुर्माना है, या उसको जो है 2 साल तक की जेल का प्रावधान है। तीसरा, गवर्नमेंट कहती है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो इस ऐप पर गेम खेलता है और उसके खाते में कोई भी पैसे का आदान प्रदान हुआ है इस ऐप के द्वारा, तो वो भी दोषी माना जाएगा और उसके को भी 3 साल तक की जेल या 1 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर फिर भी सपोज करिए एक बार ऐसा करते पकड़े गए, आप पर ये जो जुर्माना है या जो जेल के प्रावधान है वो लग गए, फिर भी आप नहीं सुधरे, तो दोबारा ऐसा करने पर आपको सीधे सीधे 5 साल की जेल होगी और 2 करोड़ रुपए का आपके ऊपर जुर्माना भी लगाया जाएगा। प्रतिबंध और सजाएं, कौन प्रतिबंधित है? कोई भी व्यक्ति या कंपनी मनी गेम, पेश, प्रचार या वित्तीय लेन देन में शामिल नहीं हो सकती। मतलब सीधा सा बोल दिया, कोई भी व्यक्ति, मतलब कोई भी व्यक्ति में इंडिविजुअल भी है, संस्था भी है, सारे लोग उसमें शामिल हो गए। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसी कोई ऐप बनाता है या उसका प्रचार करता है या वित्तीय लेन देन करता है तो वो पूर्णतः प्रतिबंधित है इस एक्ट के अंदर। सजाएं क्या है जो मैंने आपको बताई, मनी गेम्स चलाने या सहायता करने पर 3 वर्ष तक की जेल या 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना। अपराध दोबारा से अगर आप करते हैं तो आप पे होगी 5 वर्ष तक की जेल और 2 करोड़ रुपए तक का जुर्माना। विज्ञापन, अब ऐसी ऐपों का विज्ञापन करना भी प्रतिबंधित कर दिया सरकार ने। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों के रोल मॉडल होते हैं फिल्म स्टार और यूट्यूबर्स और आपके जो स्पोर्ट्स पर्सन्स होते हैं, लोग उनको देख के उत्साहित होकर उस ऐप के अंदर घुस जाते हैं और अपनी गाड़ी कमाई को वहां गंवा देते हैं। इसलिए सरकार ने विज्ञापन करने वालों पर भी बोला है कि विज्ञापन करने पर भी जुर्माना और कारावास की सजा है। व्यक्तिगत खिलाड़ियों को नहीं बल्कि प्लेटफॉर्म, प्रचारक और वित्तीय मदद करने वालों को दंडित किया जाएगा। अब मतलब ये सब करके सरकार ने क्या करा, सरकार ने एक जवाबदेही पैदा कर दी ऐसे लोगों के लिए जो इस तरीके की ऐप का निर्माण कर रहे हैं या उनको बढ़ावा दे रहे हैं या फिर उनमें कोई वित्तीय लेन देन कर रहे हैं, और ये नैतिकता के लिए बहुत ही जरूरी है। अब आगे चलते हैं। उद्योग पर असर, चूंकि गेमिंग इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी, मैंने आपको बताया अरबों खरबों डॉलर्स तक का इसमें व्यापार हो रहा था और कहीं ना कहीं सरकार को भी जो रेवेन्यू मिल रहा था वो भी करीब 20,000 करोड़ अनुमानित एक फिगर है कि इतना रेवेन्यू गवर्नमेंट को मिल रहा था, जिसको गवर्नमेंट ने फिर भी इतने रेवेन्यू के बाद भी इसको आज प्रतिबंधित करा है, क्योंकि हमारा जो मोदी सरकार है या हमारे जो प्रधानमंत्री हैं 2047 का उनका जो विकसित भारत का सपना है, उसके लिए उन्होंने इस एक्ट को नए तरीके से लाया ताकि गेमिंग इंडस्ट्री को एक रेगुलेटेड तरीके से मार्केट में उतारा जा सके और चीजों को नियंत्रित किया जा सके। ड्रीम 11, विंजो जैसे बड़े प्लेटफॉर्म ने तुरंत प्रभाव से पैसे आधारित गेम्स बंद कर दिए, क्योंकि जब प्रोहिबिटेड हो गया दैट मीन्स बंद हो गए, कोई नियम नहीं है उनको चालू करने का। ड्रीम 11 अभी अपने 358 करोड़ के बीसीसीआई स्पॉन्सरशिप को लेकर विचार कर रहा है। इंडस्ट्री को झटका, अनुमानित 20,000 करोड़ सालाना राजस्व और लाखों नौकरियां संकट में। इतना होने के बाद भी सरकार ने यह कदम उठाया, यह बहुत ही सराहनीय कदम है सरकार का कि इतना रेवेन्यू मिलने के बाद भी वो किसी सेक्टर को प्रतिबंधित कर दिया उसने 100%, और अब उसको रेगुलेट तरीके से आगे चालू करेंगे।
सरकारी दृष्टिकोण। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बिल को सराहा और कहा कि यह भारत को गेमिंग, नवाचार और रचनात्मकता का केंद्र बनाएगा। यह कानून एक संतुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है जहां नवाचार और विकास के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा भी सुनिश्चित होनी चाहिए, क्योंकि हमारे मोदी जी हमेशा इस बात को तवज्जो देते हैं कि साहब आप जो भी कार्य कर रहे हो उसमें आपकी जवाबदेही है और उससे मेरे देश पे कोई संकट नहीं होना चाहिए। इसलिए सरकार ने इतना बड़ा कदम तुरंत से उठाया और गेमिंग इंडस्ट्री को प्रोहिबिटेट कर दिया। आखिरी में दोस्तों, प्रमोशन रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 का मकसद जो मैंने आपको बताया कि ऑनलाइन गेमिंग को जिम्मेदार और सुरक्षित बनाना है, मतलब एक जवाबदेही और जनता के प्रति उसको सुरक्षित करना है। एक तरफ यह नए अवसर खोलता है, ई स्पोर्ट्स, शिक्षा, कौशल विकास, तो दूसरी तरफ यह उन खतरों को दूर करता है जो मनी गेम्स से जुड़े थे। बदलाव सरल नहीं लेकिन समय की मांग है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम लाते हैं आपकी जुबानी वही खबरें आसान और स्पष्ट हिंदी भाषा में। तो और भी फाइनेंस और टैक्स की नई नई जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल लीगल विस्तार पाठशाला को आज ही सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।